हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्र कुमार जोनवाल। आज हम कक्षा 8 का पाठ नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन विज्ञान विषय से वीडियो नंबर 4 लेकर आपके सामने आया हूँ। तो बच्चों, विगत वीडियो में आप लोगों ने सिंचाई की पद्धतियाँ देखी थी कि सिंचाई हमारे पास दो प्रकार से होती है, दो तरीक़ों से होती हैं, दो प्रकार के साधनों से होती है। दो साधन कौन कौन से थे? एक तो पारंपरिक साधन थे और दूसरे थे आधुनिक साधन। पारंपरिक साधनों में हमने गिरनी, कुआं, बावड़ी, तालाब ये सब देखा था, लेकिन ये सारे के सारे पुराने तरीके हैं। पानी का स्तर या जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है ज़मीन में, इसलिए ये तरीके कारगर साबित नहीं हो पा रहे। इन तरीक़ों से हमारी खेती की सिंचाई नहीं हो पा रही, फसल की पैदावार नहीं हो पा रही, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि बंजर हो रही है। तो विज्ञान ने अपने नए तरीक़ों की सहायता से क्या किया कि नई नई तकनीकों की सहायता से सिंचाई के तरीके निकाले। तो सिंचाई के साधन हमने पढ़े, पहला फव्वारा सिंचाई, जिसे हम छिड़काव तंत्र सिंचाई भी कहते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे ड्रिप तंत्र, या कहेंगे इसे बूंद बूंद सिंचाई। ड्रिप तंत्र का दूसरा नाम है बूंद बूंद सिंचाई। देखो बच्चों, इस विधि में जल की बूंद क्या करती हैं, पौधे की जो जड़ होती हैं उनमें जाके गिरती हैं। जल की जो बूंद होती हैं पौधे की जड़ में जाके गिरती हैं। बताऊंगा कैसे। फलदार पौधे, बगीचे और बड़े पेड़ इस विधि के द्वारा फल फूल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, अच्छे से इनमें पानी लग रहा है। इस विधि में पौधे को पूरी तरीके से जल मिलता है और पानी वेस्टेज नहीं जाता, मतलब व्यर्थ नहीं जाता। और यह विधि उन जगह पे ज़्यादा कारगर साबित हो रही है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। कैसे? देखो, मान लो कि ये हमारा पाइप है, ये पाइप है, ये पाइप को खेत में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और इस पाइप के अंदर क्या होता है, जगह जगह छेद होती हैं, जगह जगह क्या होती हैं, छेद होती हैं, इसमें छिद्र होते हैं। जैसे ही इसके अंदर प्रेशर से पानी जाता है, इस पाइप के अंदर क्या आ जाता है, प्रेशर से पानी जाता है। तो प्रेशर से पानी जाने पर ये क्या होता है कि पानी यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देता है, यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट कर देता है। और पानी यहाँ से जब निकलता है तो बूंद बूंद के रूप में नीचे गिरता है। किसके रूप में गिरता है? बूंद बूंद के रूप में नीचे गिरता है पानी। जैसे ही जैसे बूंद बूंद के रूप में पानी गिरता है तो पौधों की जड़ों तक आसानी से क्या है, ये पहुंच जाता है। जैसे ही पौधे की जड़ों तक आसानी से ये पानी पहुंचता है तो पानी व्यर्थ भी नहीं जाता और पानी अच्छे से पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हमारे ड्रिप तंत्र सिंचाई की पद्धति है कि इस विधि के अंतर्गत पौधों को क्या दी जाती है, पानी की बूंदें दी जाती हैं जो जड़ तक पहुंच जाती है। इससे पानी वेस्टेज नहीं जाता, पानी पूर्ण रूप से पहुंचता है पौधों की जड़ों तक। और यह विधि लगातार उन क्षेत्रों में कारगर साबित हो रही है जिन क्षेत्रों में पानी की लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यानपूर्वक उतारो और उसके बाद में हम चलेंगे आगे की ओर। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और कृषि पद्धतियों में हम पढ़ते हैं खरपतवार से सुरक्षा। क्या पढ़ते बेटा? खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से जब सुरक्षा पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे कि खरपतवार होता क्या है कि जिससे सुरक्षा भी करनी पड़ती है। तो खरपतवार होता है कि मान लो कि हमने फसल के लिए पेड़ उगाए गेहूँ के, और गेहूँ के पेड़ों के साथ जो भी एक्स्ट्रा पेड़ उगते हैं वही खरपतवार कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे फसल उगाई और फसल के साथ में जो भी एक्स्ट्रा पेड़ उगे वही खरपतवार कहलाता है। तो खेत में फसली पादपों के साथ उगे हुए अवांछित, अवांछित का मतलब, वांछित का मतलब हम चाहते हैं, अवांछित का मतलब जिन्हें हम नहीं चाहते फिर भी उग गए, तो अवांछित पौधों को ही हम क्या कहते हैं? खरपतवार।
तो खेत में फसली पादपों के साथ उगे अवांछित पौधों को हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आपने देख ली। आपसे कोई भी पूछ ले कि खरपतवार की परिभाषा क्या है, तो फसली पादपों के साथ उगे हुए अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। तो ये खरपतवार हमारे लिए नुकसानदायक क्यों है वो देखो। तो खरपतवार को हम पहली बात तो निराई के द्वारा हटा सकते हैं, निराई गुड़ाई करके, ठीक है ना। खुरपी लेके और एक्स्ट्रा पेड़ हैं उनको फसली पादपों के साइड में से क्या कर देंगे? निकाल देंगे। गेहूँ की फसल उगाई है तो गेहूँ के पौधों को छोड़ देंगे और खुरपी से एक्स्ट्रा पेड़ों को हम क्या कर देंगे? साफ कर देंगे। क्या फ़ायदा होगा इससे वो देखो। निराई इसलिए आवश्यक है ताकि जो हम फसल उगाए हैं उसमें फसल को पानी मिल जाए, प्रकाश मिल जाए सूर्य का, और मिट्टी से पोषक तत्व मिल जाए। यदि ये निराई नहीं करेंगे तो ये खरपतवार है, ये क्या करेगी? जल को, प्रकाश को और पोषक तत्वों को खुद ग्रहण कर लेगी। क्या कर लेगी? खुद ग्रहण कर लेगी। मान लो कि हमारे पास में ये गेहूं का पेड़ है और ये गेहूं के पेड़ के साइड में ये खरपतवार का पेड़ उग गया ना, तो ये खरपतवार का पेड़ क्या करेगा कि इससे ज़्यादा, गेहूं से ज़्यादा प्रकाश ग्रहण करेगा, जल ग्रहण करेगा और पोषक तत्व ग्रहण करेगा। इसलिए ये तेज़ी से वृद्धि करेगा और तेज़ी से वृद्धि करके और जो फसली पादप है उसको ढक लेगा। उसको क्या कर लेगा? ढक लेगा। ढकने से क्या है कि पेड़ को हवा भी नहीं मिलेगी, पेड़ को सूर्य का प्रकाश भी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से पेड़ मुरझा जाएगा और हमारी फसल में क्या होगी? क्षति हो जाएगी, हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए खरपतवार को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार फसली पौधों से तेज़ी से वृद्धि करता है। खरपतवार क्या करता है? एक और समस्या है कि हम जब फसल की कटाई करेंगे, फसल पक जाएगी, जब हम उसको काटेंगे तो भी ये दिक्कत करता है, क्योंकि खरपतवार ने तो खा पी के बहुत मोटा हो जाता है, ताज़ा हो जाता है, तो इसके अंदर क्या होगा? खरपतवार क्या हो जाएगा? खरपतवार का पेड़ मोटा हो जाता है, तो वो फसल को काटते हैं तब भी दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि फसल के साथ में खरपतवार भी पकेगा, खरपतवार में फूल आएंगे तो उसके बीज झड़ के गिरेंगे, जैसे गिरेंगे तो अगली बार फिर समस्या खड़ी कर देगा, अगली फसल उगाएंगे उसमें भी उसके साथ उग जाएंगे। तो खरपतवार को हटाने का सबसे सही समय है कि वो बीज बने और फूल बने उससे पहले हटा दो। बीज और फूल बने ना, उससे पहले खरपतवार को क्या कर दो? हटा दो। क्योंकि बीज बन जाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बीज बनने से क्या होगा कि बीज धरती में गिरेंगे और वापस नए पेड़ उग जाएंगे। तो इसलिए खरपतवार को हटाने का सही समय है वो है हमारे पास में फूल बने और बीज बने उससे पहले हटा दो इसको, ठीक है, खरपतवार को। और आजकल रसायनों से भी खरपतवार को हटाया जा रहा है, केमिकल्स से भी छिड़काव करके फव्वारे की, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीछे की साइड ड्रम लटका के और खेती में फव्वारे से क्या करते हैं? रसायनों को छिड़कते हैं। तो रसायनों को से भी खरपतवार को क्या किया जाता है? हम हटाया जाता है, उनको क्या किया जाता है? हटाया जाता है, ताकि वो क्या है? मिट्टी में झुलस के ही रह जाएं वहीं के वहीं, वो बड़े ना हो। तो उनको हम कहते हैं खरपतवार नाशी। जो खरपतवार का नाश करता है, ऐसे रसायन जो खरपतवार को विनाश करते हैं उनको हटाते हैं, उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। और एक एग्जाम्पल याद कर लेना कि खरपतवार नाशी का एक उदाहरण क्या है, तो 2,4-D एक ये केमिकल है 2,4-D, ये क्या करता है? खरपतवार को हटाता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए अच्छे से, एक बार इसको समझिए और फिर इसके बाद में उतारिए इसको, ठीक है, फिर हम आगे पढ़ाएंगे। हाँ तो बेटा अब देखो, कृषि पद्धति में हम पढ़ेंगे अगला चरण, और वो चरण पढ़ेंगे हम कौन सा? कटाई। क्या पढ़ेंगे? कटाई। कि कटाई हमारे कृषि पद्धतियों का छठा चरण है। कौन सा चरण है? छठा चरण है। तो बेटा आप एक और चीज़ समझो कि आप लोग मेरे चैनल को, मैं बार बार को कहता हूँ कि आप लोग, मेरा चैनल है इंद्र कुमार जोनवाल के नाम से, इस चैनल को दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ, वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और वीडियो अच्छी लगती है तो ये नहीं है कि मैंने देख लिए 42 तो इसके अंदर आ रहे हैं व्यूज,
और आ रहे हैं 2 लाइक्स। क्या मतलब है उस चीज़ का? मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसके अंदर लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले, जो भी वीडियो मैं डालूँ तुरंत आपको मिल जाए। चैनल को दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ और ये मेरे नंबर हैं, इन पे आप मैसेज कर दिया करो कोई भी प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को नहीं मिल रही हो नाम से तो ये _IK0207 इस पे आप सर्च कर लो, इस पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी आपको। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यदि किसी को होम ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग 3 या 4 बच्चे हो जाना, 3-4 बच्चे एक जगह इकट्ठे होके और आप होम ट्यूशन के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना मेरे पास में, जिससे कि होम ट्यूशन आपको प्रोवाइड करा सके। क्योंकि अभी क्या है, वो समय नहीं है कि अभी हम ऑनलाइन क्लासेस के अलावा हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको ओपन करके कोचिंग और हम पढ़ा सके। तो इसलिए आप लोग होम ट्यूशन के लिए जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, साइंस और मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप लोग 3-4 बच्चे एक जगह इकट्ठे होके और मेरे को कॉल कर देना, जिससे कि मैं आपको वहाँ पे पढ़ा सकूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं कि कृषि पद्धतियों का छठा चरण, फसल की कटाई। तो फसल जब पक जाती है उसे हम काटते हैं, वही कहलाती है उसकी कटाई। फसल के पक जाने पर उसको काटना क्या कहलाती है? कटाई कहलाती है। कटाई के दौरान हम पेड़ पौधों को या तो समतल सतह से दराती की सहायता से काट लेते हैं या फिर उनको उखाड़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं? उसको काटते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं? उसको काटते हैं। और काटते किसकी सहायता से? दराती की सहायता से। जो आप लोग जानते हैं, दराती की सहायता से उसको क्या करते हैं? काटते हैं। एक फसल 3 से 4 महीने में पक जाती है। कितने महीने में पक जाती है? 3 से 4 महीने में एक फसल पककर तैयार हो जाती है। फसल को काटते किससे हैं? दराती की सहायता से। हाथ में लेके दराती से काट लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हार्वेस्टर किसे कहते हैं? तो विदेशों में क्या हमारे भारत में भी वो मशीन आ गई है कि आजकल दराती की सहायता से कहाँ तक काटेगा? ज़्यादा खेत होंगे तो उसको कहाँ तक काटेगा, कहाँ तक मजदूर लगाएगा? तो इसलिए आजकल एक ऐसी मशीन आ गई जो फसल को काटती है, फसल को खुद ब खुद काट देती है। ना मजदूर की आवश्यकता है और ना ही दराती की आवश्यकता है, फसल को काट देती है। उस मशीन का नाम है हार्वेस्टर। क्या नाम है? हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जो फसल की कटाई करती है। इससे समय की बचत होती है, ठीक है, और धन की भी क्या होती है? बचत होती है। जब फसल काट ली हमने तो उसके अंदर से फसल के दाने भी अलग करने, हमको उसके बीज भी क्या करने? अलग करने। तो बीजों को हम अलग करते हैं किससे? फसल के दानों को उसके भूसे से, मतलब तूड़ा वगैरह निकलता है ना, तूड़े से दाने हम अलग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि थ्रेसर की सहायता से हम क्या करते हैं? दानों को और भूसों को क्या करते हैं? अलग करते हैं। दानों को उनके भूसों से अलग करना या तूड़े से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। फसल पक गई, काट लिया दराती की सहायता से। 3 से 4 महीने लगते हैं फसल को पक जाने के अंदर, ठीक है। और एक मशीन है जो फसल को काटती है, वो मशीन का नाम है हार्वेस्टर। और दानों को उनके भूसे से अलग करते हैं, फसल के दानों को भूसे से अलग करते हैं, वो कहलाता है थ्रेसिंग। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैंने आपको एक बालिका शिक्षा ग्रुप के बारे में बताया था कल वीडियो में, तो आप लोग उसमें भी सहयोग कीजिए, ठीक है। किसी अनाथ बच्ची का, गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ जाएं तो हमारा क्या हो जाता है? 10-5 रुपये में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी सहयोग कीजिए, क्योंकि जब भी शादी होती है तो हम कन्यादान वगैरह सब कुछ करते हैं, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो आप लोग कीजिए इसमें सहयोग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।